नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 113 कैपिटल बी हुआ करती थी। तो ये देखिए, ये है सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसका हेडिंग कहता है प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ। दहेज हत्या के बारे में उपधारणा इस सेक्शन में बताई गई है कि किसी व्यक्ति ने दहेज मृत्यु की है, डोरी डेथ की है, ऐसा कोर्ट कब प्रिज्यूम करेगा। तो इसके एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत ध्यान से सुनना। वो मोटा रजिस्टर आप लेकर बैठे होंगे जिसे मैं हर बार कहता हूं, उसमें आप नोट करना। तो शुरुआत होती है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ ऑफ अ वुमेन। ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने तीन बातें अभी बताई थी कि जब भी प्रिजम्पशन की सेक्शन आएगी, बर्डन ऑफ प्रूफ की सेक्शन आएगी, तो तीन बातों में से एक बात है कि कोर्ट के सामने एक पहले क्वेश्चन तो हो जिसे सॉल्व करना है कोर्ट को। तो इस सेक्शन में क्वेश्चन है कि क्या एक पर्सन ने एक एक वर्ड पर आपकी अटेंशन जानी चाहिए, एक एक वर्ड पर। और उसको अटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने आंख फाड़ के देख लिया। अटेंशन का मतलब होता है कि इसको पर्सन ही क्यों लिखा गया, इसका मीनिंग क्या होगा, इस पर्सन में कौन कौन शामिल होगा। इस तरीके की अटेंशन आपको जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डोरी डेथ की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रिजम्पशन डोरी डेथ की, और जब डोरी डेथ की बात करेंगे तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी धीरे धीरे हम और भी सीख जाएंगे कि डोरी डेथ या तो हस्बैंड के ऊपर लगेगा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट। तो यहां पर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स क्यों नहीं लिखा गया, जैसे कि पिछली सेक्शन 117 में लिखा गया था जब क्रुएल्टी की बात हो रही थी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। एक विवाहित स्त्री ने सुसाइड कर लिया है, तो कोर्ट कब प्रिज्यूम कर सकती है कि उसके पति ने या पति के रिलेटिव्स ने ऐसा सुसाइड करने के लिए दुष्प्रेरण किया होगा, अबेटमेंट किया होगा। तो वहां पर हर जगह वर्ड यूज हुआ था हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, बट यहां पर वर्ड यूज हुआ है अ पर्सन। वाई पर्सन? अब पर्सन में तो कोई भी हो सकता है। यहां पर हस्बैंड है क्या केवल, क्या हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं या कोई और भी? इस तरीके से आपको फोकस करना है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि क्या एक व्यक्ति ने डोरी डेथ की है क्या। डोरी डेथ ऑफ व्हाट? डोरी डेथ ऑफ अ वुमेन। यहां भी वाइफ नहीं लिखा। किसी एक स्त्री की दहेज हत्या की है किसी व्यक्ति ने या नहीं की है, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। क्योंकि जब कोर्ट के सामने एक चार्जशीट आई या क्रिमिनल कंप्लेंट आई, तो उसमें ये आरोप लगाया गया कि ये जो पर्सन है ए बी सी डी जो भी, इस व्यक्ति ने, एक वुमेन है एक्स वाई जेड, उसकी दहेज मृत्यु की है, डोरी डेथ की है। ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। और क्वेश्चन कैसे आता है कोर्ट के सामने? क्वेश्चन जब आएगा कि जो डोरी डेथ में इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक वो इंग्रेडिएंट बेसिकली, अगर पुलिस रिपोर्ट आई है तो पुलिस रिपोर्ट में लिखे ना हो, या कंप्लेंट आई है तो कंप्लेंट में ना लिखे। अगर ऐसा कंप्लेंट में नहीं लिखा तो फिर डोरी डेथ का क्वेश्चन ही नहीं है। जो डोरी डेथ के इंग्रेडिएंट हैं वो उस कंप्लेंट में या फिर उस पुलिस रिपोर्ट में लिखे होने चाहिए। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन आ गया कि ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाया पुलिस ने या कंप्लेंट फाइल की है कंप्लेनेंट ने, क्या उस व्यक्ति ने डोरी डेथ की है, दहेज मृत्यु की है? ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। तो तीन बातों में से पहली बात का जवाब आ गया आपको कि क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने। अब दूसरी बात कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए कहा जाएगा, बट उससे पहले कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को प्रूव करना होगा या शो करना होगा। तो वो फंडामेंटल फैक्ट कौन से? देन लिखा है एंड इट इज सोन। इट इज सोन, ये दर्शित कर दिया जाता है दैट सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ। ये हर कौन है? ये वाली वुमेन। अब कोई भी हो सकती है। अभी हम लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे दोस्तों। आप माइंड में मत सोच के बैठ जाइएगा कि यहां पर पर्सन में हस्बैंड ही है या हस्बैंड के रिलेटिव है। यहां वुमेन में वाइफ है या वाइफ की, सॉरी वाइफ है।
और यहां पर हर डेथ का मतलब केवल वाइफ की डेथ की बात हो रही है, ऐसा आप प्रिज्यूम करके मत बैठ जाइए। हम लॉजिक से लेंगे कि यहां पर पर्सन में कौन कौन होगा या इस वुमेन में कौन होगा, और ये हर डेथ की बात हो रही है तो क्या केवल पत्नी है या कोई और। प्रिज्यूम नहीं करना, आपको पहले लिटरल मीनिंग निकालना है। अगर लिटरल मीनिंग से कोई प्रॉब्लम आएगी देन आपको इंटरप्रिटेशन का स्कोप मिलेगा, अदरवाइज लॉ परमिट नहीं करता कि आप इंटरप्रिटेशन करके कुछ भी मीनिंग निकालिए। तो सून बिफोर हर डेथ, जो मृत्यु हुई उससे जस्ट पहले, उससे तुरंत पहले। अब तुरंत पहले का पैमाना भी चेक करना है आपको, क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ पर तुरंत पहले किसको कहेंगे, देखते हैं। सून बिफोर हर डेथ सच वुमेन, सच वुमेन बोले तो वो वुमेन जिसकी डोरी डेथ का क्वेश्चन कोर्ट के सामने है, सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी और हरासमेंट। ऐसी वुमेन पर ऐसे व्यक्ति ने, ऐसा व्यक्ति कौन सा व्यक्ति जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उसने दहेज मृत्यु की है, तो क्या ऐसे व्यक्ति ने उस डेथ से जस्ट पहले क्रुएल्टी करी थी क्या या हरासमेंट किया था। अगर ऐसा शो कर दिया गया है दोनों में से कुछ भी, क्रुएल्टी करी थी या हरासमेंट की, अगर अगेन आपका जो फोकस जाना चाहिए वो इस क्रुएल्टी पर जाना चाहिए और इस हरासमेंट पर जाना चाहिए, और साथ के साथ आपको मेरी पिछली वीडियो पर भी ध्यान जाना चाहिए जहां पर मैंने क्रुएल्टी की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। और क्रुएल्टी की डेफिनेशन पढ़ाते हुए दो बेसिक बातें थी, दो क्लॉज होने के कारण, कि पहली क्लॉज में विलफुल कंडक्ट को क्रुएल्टी बताया जा रहा था और दूसरी क्लॉज में हरासमेंट को क्रुएल्टी बताया जा रहा था, बट विलफुल कंडक्ट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये किस नेचर का हो और हरासमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये किस पर्पज के लिए, तब जाकर ऐसा विलफुल कंडक्ट और ऐसा हरासमेंट क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आता है। लेकिन यहां पर क्रुएल्टी और हरासमेंट दोनों लिखे, या तो विलफुल कंडक्ट और हरासमेंट लिखा गया होता तब भी बात समझ आती, लेकिन उन्होंने क्रुएल्टी जैसे ही लिखा, तो क्या अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस क्रुएल्टी में हरासमेंट ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि क्रुएल्टी की जब डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पर हरासमेंट इंक्लूड था। तो क्रुएल्टी से ऐसा लगना चाहिए आपको कि इसके अंदर तो हरासमेंट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उन्होंने और हरासमेंट क्यों लिखा। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी बात ये चल रही है कि शो ये करना है कि उसकी मृत्यु से जस्ट पहले ऐसे व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, ऐसे व्यक्ति ने ऐसी वुमेन के ऊपर जिसकी डेथ हो गई है, जिसका आरोप है कि वो डोरी डेथ है, ऐसी वुमेन पर क्रुएल्टी की थी या हरासमेंट किया। अब जिस तरीके से क्रुएल्टी की डेफिनेशन में विलफुल कंडक्ट को एक्सप्लेन किया था और हरासमेंट को एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से यहां पर क्रुएल्टी और हरासमेंट को फिर आगे एक्सप्लेन किया है। ये हरासमेंट किस बात के लिए और ये क्रुएल्टी किस बात के लिए, तो यहां पर लिखा है फॉर कॉमा और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डॉगी। ये जो हरासमेंट था, ये जो क्रुएल्टी थी, ये किस बात के लिए थी, फॉर एनी डिमांड ऑफ डोरी, दहेज की मांग के लिए थी ऐसी क्रुएल्टी या ऐसा हरासमेंट। अगर फॉर एनी डिमांड ऑफ डोरी नहीं थी तो फिर यही क्रुएल्टी, यही हरासमेंट वाज इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डोरी, दहेज की मांग के संबंध में थी। अब देखिए दो वर्ड यूज किए गए, एक फॉर यूज किया गया दहेज के लिए एंड दहेज के संबंध में, तो दोनों बातें अलग अलग है। दहेज की मांग के लिए क्रुएल्टी या हरासमेंट किया गया या दहेज के संबंध में क्रुएल्टी या हरासमेंट किया गया। दहेज की मांग का मतलब क्या है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया आप दहेज लाइए, या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हस्बैंड और वाइफ का मामला है। हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से, भाई अपने पिताजी से, माताजी से तुम दहेज लेकर आइए, इतने रुपए लेकर आइए, ये सामान लेकर आइए। सीधे सीधे क्या कर रहा है, डिमांड फॉर डोरी। अभी एक्चुअल में डोरी नहीं हुआ, ये डिमांड फॉर डोरी नहीं हुआ एक्चुअल में, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो डोरी का मतलब वो समझते होंगे, डोरी कोई भी डिमांड, डोरी तब बनेगी
या डोरी की डिमांड तब बनेगी जब वो शादी के लिए होगी या शादी के कनेक्शन में होगी। एज इट इज इसी टाइप के वर्ड्स लिखे गए हैं फॉर मैरिज और इन कनेक्शन विद द मैरिज। यहां पर लिख दिया फॉर एनी डिमांड फॉर डोरी और लिख दिया इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डोरी। भैया देखिए, आपको लॉ पढ़ना है अच्छे से तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी ही चाहिए, इसलिए बादाम खाने शुरू कर दो, बादाम का दूध पीना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लो कि मैंने आज ये सेक्शन आपको पढ़ाई और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया और मैं ये बातें आपको याद ना दिलाऊं कि पिछली सेक्शन में क्या लिखा है, डोरी के लिए डोरी में क्या लिखा है, तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे या किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एक सेक्शन को दूसरी सेक्शन में मिक्स कर देंगे। और जैसा कि पीछे मैंने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में ही बताया था आप लोगों को कि माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट 304 कैपिटल बी दहेज हत्या का चार्ज प्रूव करने में फेल हो गया प्रोसिक्यूशन, तो फिर 498A और दहेज मांगना 3 और 4 डोरी प्रोविजन एक्ट के ऑफेंसेस को कन्विक्ट करने के लिए, इनमें कन्विक्ट करने के लिए कोई लॉजिक नहीं बचता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने एरर कर दी है, उनको ये नहीं पता कि हर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं। माननीय हाई कोर्ट से एरर क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो एक ही बात है। भाई एक कुछ भी नहीं होता, जब आप बराबर में रख के पढ़ेंगे तभी डिफरेंस दिखता है, तभी सिमिलरिटी चमकती है, तभी आप कुछ नया निकालेंगे और उसके लिए आपको पुरानी बातें याद भी होनी चाहिए। उसी के लिए आपको मेमोरी अच्छी करनी है और बादाम खाने, तो आज ही से बादाम खाने जरूर शुरू कर दो। तो किस बात के लिए क्रूअल्टी की गई, किस बात के लिए हरासमेंट किया गया? डोरी की डिमांड के लिए या फिर डोरी की दहेज की मांग के संबंध में। और संबंध का मतलब क्या होता है? फॉर तो समझ के भैया कि भैया डिमांड कर रहे हैं आप सीधी सीधी, डिमांड के संबंध में क्या है? भाई देखिए, ऑलरेडी एक डोरी आई हुई है, आपने डिमांड की और आपको वो लड़की, वो पत्नी सामान मंगा भी लिया, सपोज फ्रिज मंगा लिया है अपने परिवार, अपने मम्मी पापा के यहां से। अब आप उसको हरास करते हैं इस डोरी की आर्टिकल के संबंध में कि ये तो सही नहीं है, ये तो बेकार कंपनी का दे दिया, ये तो सस्ता सा दे दिया है, हमको तो ये चाहिए था, हमारा तो स्टैंडर्ड ऐसा है, इससे हमारा स्टैंडर्ड घट गया। ये क्या हो रहा है? इन कनेक्शन विद डोरी हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर ने अगर कॉमा भी लगाया है तो क्यों लगाया है। उसके पीछे का कारण है कि बिना कॉमा लगाए लेजिस्लेचर का वो मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा था जिसे लेजिस्लेचर चाहता है निकालना, इसलिए उसको मजबूरी में कॉमा लगाना पड़ा। तो जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या था जो कॉमा से ही मीनिंग निकल कर आ रहा। तो अब जैसे ही ये फंडामेंटल फैक्ट पूरे हुए, यहां से लेकर इट इज सोन से शुरू होते हैं फंडामेंटल फैक्ट, सोन बिफोर द डेथ एक इंग्रेडिएंट हो गया, जिसे मैं फंडामेंटल फैक्ट 1 कह सकता हूं जो पीछे बताया। And soon before that, such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment। ये फंडामेंटल फैक्ट नंबर 2 हो गया कि ऐसी वुमेन पर डेथ से पहले क्रुएल्टी या हरासमेंट किया गया था, फंडामेंटल फैक्ट नंबर 2। एंड फंडामेंटल फैक्ट नंबर 3, ऐसा जो हरासमेंट और क्रुएल्टी था वो या तो डिमांड फॉर डोरी था या इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डोरी था। तो ये हो गया फंडामेंटल फैक्ट नंबर 3। आप इनको रट लो, 80 में काम आएंगे ये, और कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कितना ठीक और कितना गलत कह रहा हूं। जिस समय इन 3 फंडामेंटल फैक्ट्स को शो कर दिया गया, इनके लिए एविडेंस दे दी गई, देन अब तीसरा पार्ट आता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? सच पर्सन ये जिसका क्वेश्चन कोर्ट के सामने है, सच पर्सन ये जिसके ऊपर आरोप है कि उसने ऐसी वुमेन पर क्रूएल्टी की या हरासमेंट किया, और वो हरासमेंट और क्रूएल्टी फॉर डिमांड ऑफ डोरी और इन कनेक्शन विद डोरी था। तो ऐसे पर्सन ने हैड कॉज द डोरी डेथ, ऐसे पर्सन ने
दहेज मृत्यु की है, ऐसा कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम की कोर्ट को ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो तीन बातें जो होती हैं प्रिजम्पशन की सेक्शन में, तीनों आपने देख ली। पहला यहां तक ये क्वेश्चन है, दूसरा यहां तक ये फंडामेंटल फैक्ट हैं। देन ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, क्या प्रिज्यूम करेगी? कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कर दी है। जब इन्हीं बातों से, इतने तीन फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव कर देने से दहेज मृत्यु प्रूव हो गई, तो अब सेक्शन 304B या 80 BNS का क्या रोल है? अब सीधे सीधे पनिशमेंट दे दो ना। बताऊंगा, इसके बारे में बात करूंगा। तो यहां पर मैं आज आपको बेसिक इंग्रेडिएंट दिखाना चाह रहा था इस सेक्शन के, वो अब आप समझ गए होंगे। अब एक यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन लिखा था सेक्शन 117 में। 17 में एक वर्ड, 117 में वर्ड यूज हुआ था क्रूअल्टी। शो करना था कि जिस लेडी ने शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर लिया है, उसके ऊपर क्रूअल्टी की थी हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने। तो वो जो क्रूअल्टी वर्ड यूज हो रहा था, उसका मीनिंग क्या होगा, उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया गया। और ये कहा गया कि इस क्रूअल्टी का मीनिंग आपको कहां से लेना है? जो सेक्शन 86 में लिखा गया हो, क्योंकि 86 में क्रूअल्टी की डेफिनेशन दी गई। कौन सा? भारतीय न्याय संहिता, वहां से ले लेना। इसी तरीके से यहां पर क्रूअल्टी वर्ड तो यूज हुआ है, लेकिन इस क्रूअल्टी के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा गया कि इस क्रूअल्टी का, इस हरासमेंट का मीनिंग कहां से लेंगे। देखिए, प्रोविजन को हमें पहले लिटरल पढ़ना है। जब इस प्रोविजन में नहीं कहा गया कि इस क्रूअल्टी का मीनिंग आप कहां से लोगे, तो अभी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम कहीं से नहीं लेंगे। तो पहले देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में बोला क्या। एक अगला वर्ड यूज हुआ है यहां पर, डोरी। डोरी, तो इस एक्सप्लेनेशन में कहा है डोरी डेथ, सॉरी डोरी डेथ वर्ड यूज हुआ है। तो इसके लिए लिखा है इन्होंने एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। यहां इस सेक्शन में जो डोरी डेथ वर्ड यूज हुआ, डोरी डेथ shall have the same meaning as in section 80 of the भारतीय न्याय संहिता। उन्होंने कहा कि यहां पर जो डोरी डेथ की हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग कहां से लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। मैंने ये कहा था, अभी तक मैंने आपको दिखाया कि सेक्शन 118 के 3 फंडामेंटल फैक्ट हैं जो एज इट इज बेसिक इंग्रेडिएंट हैं सेक्शन 80 के। अब एक बच गया बेसिक इंग्रेडिएंट नंबर 1। तो मैंने कहा था कि मैं प्रूव करूंगा विद लॉजिक कि ये फंडा बेसिक इंग्रेडिएंट नंबर 1 ऑफ सेक्शन 80 ये भी सेक्शन 118 में लिखा हुआ। क्यों लिखा? क्वेश्चन क्या था कोर्ट के सामने? क्वेश्चन था कि क्या इस पर्टिकुलर पर्सन ने डोरी डेथ की है। तो प्राइमा फेसाई कोर्ट के सामने डोरी डेथ के सारे इंग्रेडिएंट बताते हुए पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट होगी, तभी तो ये क्वेश्चन उठेगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं। अब सारे इंग्रेडिएंट क्या होंगे डोरी डेथ के? तो उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 80 में डोरी डेथ की डेफिनेशन हम लोगों ने बताई है, वही मीनिंग आप निकालोगे यहां डोरी डेथ का। इट मींस, मैं इसको अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करूं तो आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति ने, एक पर्सन ने, क्या सेक्शन 80 का ऑफेंस कमिट किया है, सेक्शन 80 के इंग्रेडिएंट्स को पूरा किया है। ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। इट मींस जो सेक्शन 80 का फंडामेंटल बेसिक इंग्रेडिएंट नंबर 1 था, वो भी क्या उसने कमिट किया है, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। इट मींस सेक्शन 18 में कहीं ना कहीं बेसिक इंग्रेडिएंट नंबर 1 भी शामिल है। चलिए, तो अब एक्सप्लेनेशन ने ये कहा कि डोरी डेथ की जो डेफिनेशन आपको लेनी है, वो लेनी है
सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता। तो वो डेफिनेशन तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर डोरी डेथ क्या है। इसके बाद में क्रुअल्टी वर्ड यूज हुआ, इसका मीनिंग के लिए यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहां से लेंगे। हरासमेंट वर्ड यूज हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कहां से लेंगे। अकेला डोरी, इन डिमांड फॉर डोरी, अकेला डोरी, इसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि इस डोरी का मीनिंग कहां से। तो अब बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो यही कहता है कि आप इससे कनेक्टेड प्रोविजन से आप इनकी मीनिंग निकाल लेना। अब का सबसे अच्छा कनेक्टेड प्रोविजन है इससे जस्ट पहले वाला 117 बीएसए, और वहां पर लिखा गया क्रूअल्टी की डेफिनेशन आप सेक्शन 86 से ले, और 86 में क्रूअल्टी को डिफाइन करते हुए विलफुल कंडक्ट एंड हरासमेंट उनको एक्सप्लेन कर दिया। और इंपॉर्टेंट बात कि जब आपने सेक्शन 86 पढ़ी होगी, जब आपने, अच्छा पहले एक बात बता देता हूं, मैंने क्या बोला था कि ये फंडामेंटल फैक्ट नंबर 1, फंडामेंटल फैक्ट नंबर 2 एंड फंडामेंटल फैक्ट नंबर 3 ये एज इट इज सेक्शन 80 में लिखे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि सेक्शन 80 में क्रूअल्टी भी लिखा हुआ है, सेक्शन 80 में हरासमेंट भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फैक्ट नंबर 2 है, और मैंने बोला फंडामेंटल फैक्ट नंबर 2 भी सेक्शन 80 में बेसिक इंग्रेडिएंट है। इट मींस वहां क्रूअल्टी लिखा हुआ है, वहां पर हरासमेंट लिखा। अब वहां पे भी एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी नहीं लिखा गया कि क्रूअल्टी क्या होगा, हरासमेंट क्या होगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 80 में क्रूअल्टी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग सेक्शन 85 सेक्शन 86 में जो लिखा, सेक्शन 86 बीएनएस में जो क्रूअल्टी का मीनिंग लिखा है, क्या वहां से सेक्शन 80 बीएनएस में लिखे हुए क्रूअल्टी वर्ड का मीनिंग ले सकते हैं? आप पढ़ के देखिए जरा सेक्शन 86, उसके ओपनिंग सेंटेंसेस पढ़िए, उसमें लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85 क्रूअल्टी मीन्स, इट मीन्स कि जो सेक्शन 86 में क्रूअल्टी वर्ड यूज हुआ, सेक्शन डिफाइन किया गया, उसका मीनिंग तो केवल और केवल सेक्शन 85 के लिए है। अब खोलो वेयर एक्ट और उसमें पढ़ो, ओपनिंग सेंटेंसेस हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85 क्रूअल्टी मीन्स क्लॉज ए विलफुल कंडक्ट ऑफ सो एंड सो नेचर, एंड क्लॉज बी हरासमेंट विद अ व्यू टू coercing so and so and so and so। तो यहां सेक्शन 85 के लिए क्रूअल्टी की डेफिनेशन है, इट मींस क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हर रिलेटिव और हिज रिलेटिव। अगर 498 ए का केस है, केवल वहां पर जो क्रूअल्टी वर्ड यूज हुआ उसके लिए डेफिनेशन दी है 86 में, ना कि सेक्शन 80 के लिए, क्योंकि 80 में भी क्रूअल्टी वर्ड यूज हुआ। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि इस क्रूअल्टी का मीनिंग निकालेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको इसी प्रोविजन से देखना है कि क्रूअल्टी का मीनिंग क्या निकलेगा। क्रूअल्टी के साथ में और हरासमेंट लिख दिया, इट मींस यहां की जो क्रूअल्टी है सेक्शन 118 की, जो एज इट इज सेक्शन 80 में भी लिखी गई, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो क्रूअल्टी सेक्शन 80 बीएनएस में लिखी गई वो हरासमेंट नहीं है, हरासमेंट से कुछ अलग है। अगर ये हरासमेंट इस क्रूअल्टी में शामिल होता तो फिर यहां हरासमेंट नहीं लिखा जाता, और अगर वही डेफिनेशन ले रहा होता लेजिस्लेचर जो सेक्शन 86 में लिखा है, तब भी यहां पर हरासमेंट नहीं लिखा गया होता, अकेला क्रूअल्टी लिखा। इट मींस सेक्शन 118 एंड सेक्शन 180 बीएनएस, सेक्शन 118 कौन सा, बीएसए, एंड 80 बीएनएस, यहां पर जो क्रूअल्टी वर्ड लिखा हुआ है ये ओपन है, किसी भी टाइप की क्रूअल्टी क्यों ना हो। अदरवाइज 86 में क्रूअल्टी लिमिटेड है, विलफुल कंडक्ट एंड हरासमेंट से संबंधित, तो वहां पर हरासमेंट स्पेसिफिक टाइप का है, तो क्या यहां पर भी हरासमेंट स्पेसिफिक टाइप का होगा? नहीं होगा। यहां पर हरासमेंट ओपन है भाई, उससे ज्यादा वाइड है जो सेक्शन 86 में लिखा गया है। क्रूअल्टी जो सेक्शन 86 में लिखी गई उससे ज्यादा वाइड है, क्योंकि जब आप ये वर्ड्स देखते हैं ना तब आपको बात समझ में आएगी। तो उन्होंने कहा है कि जो यहां पर क्रूअल्टी है, जो यहां पर हरासमेंट,
और जो डोरी के लिए किया जा रहा है या डोरी के संबंध में किया जा रहा है, डोरी की डिमांड के संबंध में किया, ये हरासमेंट किसी भी टाइप का हो, ये क्रूअल्टी किसी भी टाइप की हो, लेकिन उस लेडी की मृत्यु से जस्ट पहले ऐसा हरासमेंट और ऐसा क्रूअल्टी हुई होनी चाहिए, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ऐसे व्यक्ति ने डोरी डेथ करी है, जिस व्यक्ति ने ऐसी क्रूअल्टी ऐसी वुमेन पर की। अब क्वेश्चन आता है कि इस पर्सन में, इस वुमेन में कौन होगा? तो इसका जवाब आपको सेक्शन 80 से मिलेगा, क्योंकि यहां प्रिजम्पशन किस बात की है? प्रिजम्पशन सीधे सीधे है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 80 BNS। तो अब सेक्शन 80 BNS देख लीजिए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं हर हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। तो वहां पर्सन के नाम पे केवल दो ही लोग हैं, या तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स। और जब हस्बैंड की बात आती है तो जो डेथ हुई है वो किसकी है? वो उस हस्बैंड की वाइफ की है। तो इस वुमेन में हस्बैंड की वाइफ है और इस पर्सन में हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव है, दोनों है, और कोई तीसरा पर्सन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 80 में कोई तीसरा पर्सन लिखा ही। तो अब मैं आपको ये कह रहा था लास्ट में, फाइनली एक बात और बताऊंगा कि तीन फंडामेंटल फैक्ट जो सेक्शन 118 के हैं, वो तो बेसिक इंग्रेडिएंट हो गए 80 के, तीन लास्ट वाले, एक बचता है पहले वाला। तो पहला है क्या इंग्रेडिएंट, जो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर डोरी डेथ लिखे होने के कारण ऑलरेडी यहां इंक्लूड हो गया, वो ये है कि किसी लेडी की डेथ, किसी मैरिड वुमेन की डेथ हुई है, और वो डेथ हुई है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। शादी के 7 साल के अंदर अंदर हुई। लेकिन कैसे हुई है? तीन तरीके बताए गए। डेथ जो हुई उसके मोड कितने हैं? तीन। आप ऐसे ही बोला, वो याद रह जाता है हमेशा के लिए, हम भूलते नहीं, मिसिंग नहीं होता हमसे कुछ। तो उस डेथ के मोड हैं तीन। नंबर एक, बर्न इंजरीज से हुई है, जलकर डेथ हुई है किसी लेडी की। नंबर टू, कोई इंजरी हुई थी, बॉडीली इंजरी, देन उससे डेथ हुई है। या फिर तीसरी बात कि अदर देन नेचुरल सर्कमस्टांसेस डेथ हुई, अर्थात जो सामान्य परिस्थितियों में डेथ होती है, एक बुढ़ापे में जाकर डेथ हो गई, बहुत दिन से लगातार बीमार चल रहे थे तब डेथ हो गई, तो ऐसी डेथ को छोड़ दो। अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है, नेचुरल नहीं है, ऑर्डिनरी डेथ नहीं है। तो ये तीन तरीके से अगर किसी वुमेन की डेथ हुई जो मैरिड वुमेन है और विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज हुई, देन ये बातें हैं बेसिक इंग्रेडिएंट नंबर 1 ऑफ डोरी डेथ। तो जब तक ये 7 साल का एलिगेशन नहीं होगा, सपोज यहां डोरी डेथ जब वर्ड यूज कर रहे हैं आप, तो सेक्शन 80 से मीनिंग निकालेंगे, तो इसका मतलब अगर पुलिस रिपोर्ट में या कंप्लेंट में ये नहीं लिखा है कि 7 साल के अंदर अंदर डेथ हुई है, तो क्या किसी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी हस्बैंड के ऊपर या हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि उसने डोरी डेथ की? आएगा ही नहीं। अर्थात यहां डोरी डेथ होते ही जब जो क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, उसमें ऑलरेडी ये फैक्ट मेंशन है कि शादी 7 साल ही हुए हैं, अभी 7 साल के अंदर अंदर डेथ हुई है, और वो डेथ जलने से हुई है या किसी इंजरी से हुई है या किसी और सर्कमस्टांसेस में हुई है, लेकिन सामान्य नहीं है वो सर्कमस्टांस। इन तीन कारणों से डेथ हुई है, तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। और साथ में ये तीन फंडामेंटल फैक्ट एज इट इज हैं, आप नोट कर लीजिए डोरी डेथ के लिए, जो अभी मैंने यहां पढ़ा है 118 में। इन सबको आप जोड़ दोगे तो डोरी डेथ का ऑफेंस बन जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि सेक्शन 118 कहें आज की डेट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 113 बी की बात करें, कैपिटल बी, इसका कोई बहुत ज्यादा
मुझे यूज नहीं दिखता है, आपको दिखता है, तो आप बताइए इसका बेनिफिट क्या है? इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो प्रूव करने में प्रॉब्लम आ रही थी? क्या ये प्रूव करने में प्रॉब्लम आ रही है कि जो डेथ हुई वो जलने से हुई है? ये तो ऐसा फैक्ट है जिसे देखकर बताया जा सकता है कि हाँ जलने से डेथ हुई है, तो इसे प्रूव करने में कहां प्रॉब्लम आएगी? इंजरीज से डेथ हुई है, ये तो देखकर बताया जा सकता है, एमएलसी से बताया जा सकता है कि इंजरीज के कारण डेथ हुई और अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डेथ हुई, ये भी बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। और बिना इनकी डेथ के तो दहेज मृत्यु प्रूव ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कंपेयर करिए, दोनों सेक्शंस को पढ़िए, बराबर में रखकर आप देखिए कि सेक्शन 118 का क्या फायदा है, कौन सी ऐसी बात है जिसे प्रूव ना करने के बावजूद केवल प्रिजम्पशन से काम चल रहा है, प्रूव नहीं करनी पड़ी। और एक और बात बता दूं, मैं बार बार प्रूव वर्ड बोल रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि शायद सेक्शन 80 में अगर प्रिजम्पशन नहीं होती तो 80 में यही फंडामेंटल फैक्ट जो यहां लिखे ये प्रूव करने पड़ते विद एविडेंस। स्टैंडर्ड क्या होता है एविडेंस का? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको ऐसा लग रहा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर भी सोन वर्ड ही यूज हुआ है। इट इज सोन। कहां? जब ये वाले आगे के वर्ड यूज हुआ, बिफोर, सून बिफोर हर डेथ, वहां पर भी सून बिफोर हर डेथ लिखा है। वहां पर भी लिखा है कि बस इतना अंतर है कि वो वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट, ये सच पर्सन की जगह बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव, हिज रिलेटिव आ गया। इस तरीके के बस छोटे छोटे चेंजेस। तो मैं उम्मीद ये करूंगा दोस्तों कि आज सेक्शन 118 के इंग्रेडिएंट आप लोग समझ गए होंगे। डोरी डेथ क्या होगी, सेक्शन 80 हम वेयर एक्ट से कल पढ़ाएंगे। डोरी क्या होगी इसको भी दिखाएंगे और इसका कनेक्शन सेक्शन 113 कैपिटल ए के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे जो सेक्शन 117। आप लोग देख रहे होंगे कि जब सेक्शन 80 आपने पढ़ी बीएनएस, तो वहां पर 7 साल की बात हुई है, लेकिन जब प्रिजम्पशन की बात आ रही है सेक्शन 118 में, तो यहां पर 7 ईयर की बात नहीं हुई। लेकिन जब आपने सेक्शन 117 पढ़ी तो यहां पर 7 साल की बात हुई है, लेकिन ये जिस ऑफेंस के लिए प्रिजम्पशन है 108 बीएनएस या 306 आईपीसी, यहां पर 7 साल की बात नहीं। अर्थात 7 साल को कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर एक सेक्शन में छूट गई है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है वहां से पूरा किया जा रहा है। सेक्शन 80 में 7 साल है तो उसको सेक्शन 118 में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 80 से कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 108 बीएनएस में 7 साल नहीं है, तो उसकी जो प्रिजम्पशन है वो वहां से 7 साल लेगी। तो वो प्रिजम्पशन समझ आती है। वहां एक कुछ एक्स्ट्रा चीज है कि आप इंग्रेडिएंट से अलग कोई एक फैक्ट प्रूव कर दो, देन मान लेंगे कि हाँ वो ऑफेंस हो गया। लेकिन यहां तो इंग्रेडिएंट में से ही प्रूव कराकर प्रिजम्पशन कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? आप जरूर बताइए कमेंट करके। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इसी पॉइंट पर आपको दूसरे लोगों के व्यूज चाहिए तो प्लीज इसको अपने जानकार आदमी जो इसका जवाब दे सकता है, आपको लगता है, उसके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा जिससे कि वीडियो आए हर रात 8 बजे तो आपको टक से नोटिफिकेशन मिले और फटाफट आप वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय